नमस्ते गाइज। KSRM फैमिली की सभी टीम की तरफ से आप सभी लोगों की माँ के चरणों में हमारी टीम का सत सत नमन है। तो चलिए माँ के नाम से आज यह वीडियो शुरू करते हैं। तो यह वीडियो जो है मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जो इनका हिस्ट्री ऑनर्स जो लिए हैं और जिनका पेपर 1 है उन लोगों का यह लेक्चर 4 का सीरीज है। इससे पहले लेक्चर 3 का सीरीज अपलोड कर दिया गया, आप लोग प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर 4 के ये सीरीज को शुरू करते हैं। तो लेक्चर 4 के सीरीज से में आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। और कौन कौन था देख लीजिए। यहाँ पर जो है समकालीन शासक था तो इसमें ऑप्शन के अनुसार उदयीन भी था इसका समकालीन शासक, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु था। और महापद्म नंद तो ये नंद वंश का शासक हो गया, जो तो ये इसके बाद बहुत बाद का है। तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन शासक हुए? तो उदयीन हुए थे, बिंबिसार हुए थे, अजातशत्रु हुए थे। कौन कौन हुए थे? उदयीन हुए थे, बिंबिसार हुए थे, अजातशत्रु हुए थे। लेकिन महापद्मनंद नहीं हुआ था। तो इसका जो है ऑप्शन में इसलिए स्टार चिन्ह उत्तर में दिया गया है क्योंकि इसका आंसर तीनों होगा और फिर महापद्म सिर्फ नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? नहीं यहाँ कह रहा है तो बोध गया है ही, सारनाथ है ही, कुशीनगर है ही। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुआ था उन लोगों का। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ अर्थात ऋषिपट्टनम में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। पावापुरी यहाँ पर जो है महावीर अर्थात जैन धर्म की जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो ये पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। बाकी ये तीनों स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जान लीजिए। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था उनका जन्म। किनका? तो गौतम बुद्ध का। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषिपट्टनम अर्थात सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया। और आप लोगों के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें ज़्यादा मैं हाईलाइट करता हूँ तो उस पर आप लोग ध्यान देंगे। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है उपदेश देना। बौद्ध धर्म में आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नेक्स्ट और आगे देखिए, कुशीनगरा में उनका निधन हुआ। निधन का अर्थ होता है महापरिनिर्वाण। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो मृत्यु। नेक्स्ट है, 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हो गई थी? तो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी महावीर स्वामी की यहाँ मृत्यु हुई थी। आप लोगों को बताया था पावापुरी के बारे में कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में मरे थे, जबकि महावीर स्वामी 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में ही क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखिए क्या है। तो डिटेल में है कि बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया। और महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल के थे। तो ये भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में क्या समानता है? तो वो क्षत्रिय कुल से संबंधित है। ऑप्शन इससे देगा। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजन पद की सूची मिलती है। तो ये पूछ देगा कि अंगुत्तर निकाय से महाजन पद की सूची हमसे किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय। और 3 और ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या मारना है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक अर्थात वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। वैसे जैन धर्म के संस्थापक यानी अर्थात प्रथम तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषभदेव आदित्यनाथ। देख लीजिए यहाँ पर दिया है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदित्यनाथ को माना जाता है। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किनका? तो ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अर्थात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो पहला तीर्थंकर अभी बताया मैंने, ऋषभदेव अर्थात आदित्यनाथ को माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग अर्थात आगम कहते हैं। अंग कहिए या आगम, दोनों एक ही है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग या आगम। और ये बस एक बार पढ़ लीजिए, इसे याद नहीं करना आपको। जैन साहित्य को आगम अंग सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सब बस एक बार आप पढ़ लीजिए, मुख्य रूप से आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। किससे जुड़ा हुआ है? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के शासन का उत्तरदायी शासक बिंबिसार का था। कौन सा शासक उत्तरदायी था मगध के उत्थान के लिए? बिंबिसार। और बिंबिसार के बारे में चलिए जान लेते हैं। बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। और ये जितने भी लाइन अंडरलाइन किए हैं ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह भी पूछ सकता है, राजगिरी को अपनी राजधानी किसने बनवाया? तो बिंबिसार ने बनाया था। इसने चंद्रप्रोद अवंती का शासक की सेवा को अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये आपसे पूछ सकता है कि जीवक राजवैद्य किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और इसने चंद्रप्रद्योत अर्थात अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? तो अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? तो अजातशत्रु ने। और इसी कारण इसका नाम भी अजातशत्रु पड़ा था। और बिंबिसार के पुत्र का ही नाम अजातशत्रु था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? जैसे बताया मैंने, वो बिंबिसार का पुत्र था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार किसका अनुयायी था? बिंबिसार अर्थात बिंबिसार का बेटा अर्थात अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगिरी में, आधुनिक राजगिरी बिहार के सप्तकर्मी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो है आप लोगों का अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। और जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था, सप्तकर्मी गुफा में, जो कि बिहार में है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो हाइडेस्पिज और झेलम ये दोनों एक दूसरे का ही नाम है। तो इसका आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। इस प्रकार का डाउटनट वाला आप लोगों का सवाल नहीं पूछेगा, मतलब डाउटेड रिलेटेड। तो अलेक्जेंडर सिकंदर पोरस ने किस नदी पर लड़ाई की थी? तो झेलम नदी पे, और जिसे हाइडेस्पिज भी कहा जाता है। तो किस प्रकार हाइडेस्पिज कहा जाता है उसकी जानकारी आप लोगों को इसमें बताएंगे। देखिए, हाइडेस्पिज नदी के किनारे हाइडेस्पिज पोरस की हार हुई थी। इस युद्ध में हाइडेस्पिज अर्थात जो आप लोग झेलम नदी के युद्ध के नाम से जानते हैं, इसमें जो है पोरस की हार हुई थी। परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर, आप लोगों को पता है कि अपने इंडिया के सारे महान शासक होते थे, लेकिन कुछ जो होते हैं उसके कारण जो है देश पूरा एकदम नीचे चल गया। सोने की चिड़िया खत्म हो गई अपनी, बस कुछ चंद गद्दारों के कारण हुई है अपने इंडिया बर्बाद। तो पोरस की हार हुई थी, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज को वापस कर उससे मित्रता कर ली। जिस प्रकार आप देख सकते हैं पृथ्वीराज, ये जब हुआ था पानीपत की तृतीय लड़ाई, आप मूवी देख सकते हैं। उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें मराठा पीछे नहीं हटे थे। तो मराठा की प्रशंसा करते हैं कौन? संजय दत्त। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पानीपत मूवी, उसमें मस्त उसके प्रशंसा करते हैं। तो बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज को वापस कर उससे मित्रता कर ली थी। ये पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिज कहा जाता है। तो आप लोगों को बताया कि अभी बताऊंगा। तो झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिज कहा जाता है। तो उस अनुसार से इसका आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। झेलम नदी अर्थात हाइडेस्पिज नदी में पोरस और अलेक्जेंडर के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम है। तो यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता। इनका पूजा स्थल सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है।
और इनका पूजा स्थल अर्थात यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगोग के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवस्था पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध का और जैन अवस्था पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मगध राजवंशों को कार्यक्रमानुसार सजाए। तो देखिए, सबसे पहले आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक सबसे पहले बिंबिसार आया था। उसके बाद इसकी खत्म हो गई तो फिर शिशुनाग वंश आया था, और शिशुनाग वंश की नींव शिशुनाग ने ही रखी थी। उसके बाद फिर आया था नंद वंश, महापद्म नंद ने इस वंश की नींव रखी थी। फिर आया था मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी, और जिसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त। तो देखते हैं, हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व रहा। शिशुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व रहा, और नंद वंश का 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा, और मौर्य वंश का 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व रहा। ये जितने भी इंटरलाइन किए ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे दिमाग में रखेंगे। इससे रिलेटेड फिक्स है कि आप लोगों के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इसबी से हो या फिर आपको इसी तरह सजा के कहने का हो, या फिर आपको कह दे कि नंद वंश का आप लोगों का प्रथम सम्राट कौन था, तो महापद्म नंद। अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद। घनानंद को किसने मारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। ओके ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय का पहचान करिए। जो चिकित्सीय त्रय कहा जाता है चरक, सुश्रुत और वाग्भट को। किसे किसे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट को। तो ये उतना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था, घनानंद। और देखते हैं, घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, उसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया है। तो ये जो घनानंद थे इसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करके रखेंगे। और ये सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर और पोरस के बीच अभी युद्ध हुआ था, आप लोगों को बताया था मैंने, झेलम नदी अर्थात हाइडेस्पिस नदी के युद्ध। तो ये वही सिकंदर है। तो ये सिकंदर का समकालीन था। कौन, तो ये अपना घनानंद। और ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों को भारत से निकालने का श्रेय अपने चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। किसे जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब, तो 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुए। युद्ध के उपरांत संधि हुई, और इस संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेद्रोसिया और पेरिमेसडियाई के क्षेत्रों को दिया था। आप लोगों के लिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाकी सब कंपटीशन के लिहाज से आप लोग ग्रेजुएशन में है, बस इतना ही आप लोगों को देखना है। और एक बता दूं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था, मेगास्थनीज। और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये इस पे आप लोग अपनी नज़र बनाए रखेंगे, इससे भी सवाल आ सकते हैं। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है, तो इंडिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ गुजारे थे, तो सरवनबेलगोला में गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, सरवनबेलगोला ने। उसने अपने पुत्र को सिंहासन देकर उसके बाद जो है वो सरवनबेलगोला में चले गए अपने काया कलेश करने के लिए। देख लीजिए, काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में। जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है, जो काया कलेश कहा जाता है उसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। तो आप लोग इस पे नोट रखेंगे कि सल्लेखना का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म में काया कलेश का अर्थ होता है सल्लेखना। तो सरवनबेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का क्या नाम था, तो बिंदुसार। ये बिंदुसार है और बिंबिसार, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आप लोग इस पे नजर बना कर रखेंगे। ये बिंबिसार ये हर्यक वंश का शासक है, और ये बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब में एक फंक्शन आता है जो कि आप इसके स्पीड को नॉर्मल से 0.25 करके सुन सकते हैं आराम से।
तो आप लोग वो फीचर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिटेल देखते हैं। तो बिंदुसार जो है उसको अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। और एक था अजातशत्रु। अजातशत्रु और अमित्र घाट अलग अलग हैं, देख लीजिए। उसका अजातशत्रु पुत्र था और ये अमित्र घाट अलग है। तो बिंदुसार को अमित्र घाट भी कहा जाता है। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन? अशोक। तो ये सब मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया अशोक। तो इस तरह से आप लोग क्रमबद्ध याद करेंगे तो आप लोगों को बहुत दिन तक याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक के प्रशासनिक में ये कलिंग युद्ध के बाद आया। भारी परिवर्तन किस युद्ध के बाद आया? कलिंग युद्ध के बाद आया। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेड़ी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को अशोक ने त्याग दिया? तो भेड़ी घोष की नीति को त्याग दिया और धम्म घोष की नीति को अपनाया, अर्थात बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से मौर्य राजा अशोक जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो अशोक जानते हैं। देवानाम प्रिय अर्थात देवों का प्यारा किसे कहा गया है? तो मौर्य राजा अशोक को। और देख लीजिए इसके बारे में दिया गया, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया। ये लाइन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो जीवन वृत्त की बात जानकारी मिलती है, विदेश नीति की भी जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति की, सभी विकल्प बिल्कुल सही। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी विकल्प सही है। किसके? अशोक के शिलालेख की जानकारी किससे अशोक के शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है? तो उसके जीवन वृत्त के बारे में जानकारी मिलती है, विदेश नीति के बारे में जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति के बारे में जानकारी मिलती। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, से पहले आप लोग इसके जान लें अशोक का जो शिलालेख था उसके बारे में। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पे अपनी नज़र बना कर रखेंगे। ये लाइन पे केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेड़ा, ये दोनों देख लीजिए, शाहबाजगढ़ी और मानसेड़ा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी लिपि है। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेड़ा की लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है। बाकी सब जितनी भी है वो प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसके महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? तो रॉक एडिक्ट 13। कौन? रॉक एडिक्ट 13। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। कलिंग युद्ध का युद्ध हुआ था, इसका स्पष्ट साक्ष्य किससे मिलता है? तो 13वां शिलालेख। ये लाइन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त नामक साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। श्रेणी अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। दिव्यावदान में कहा गया कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसको दीक्षा दी थी। और फिर ये दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष में निग्रंथ नामक भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो आप लोगों का जो है इसका PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है। और फिर ये PDF आप लोगों को 7 मई 2022 को आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया था। आप लोग वहां से जाके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो अवश्य देखें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र उस समय तक्षशिला था। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य भी रह चुके हैं, आचार्य वहाँ के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था और चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बस जानने के लिए है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, लेकिन ये
अशोक के 2 अभिलेख सावजगादी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। वैसे सभी अधिकतर लिपि ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में, लेकिन 2 ही ऐसा है शिलालेख सावजगादी एवं मानसेरा जिसकी लिपि खरोष्टी है। तो आप देखते हैं सावजगादी एवं मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख अरमाइक लिपि में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। सरकेना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्णित है। सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें सावजगादी एवं मानसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। इससे पहले किसी ने भी अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट नहीं किया था। और ये जो डी.आर. भंडारकर है ना, डी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक के इतिहास का लिखने का प्रयास किया। अभिलेख देख लिया, उसका पढ़ा उड़ा नहीं, अभिलेख के आधार पर ही अशोक के इतिहास का लिखने का प्रयास किया था। किसने? तो डी.आर. भंडारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा धम्म में वर्णित नहीं है? तो धम्म में ऑप्शन देखते हैं, माता पिता का ज्ञान पालन, ये तो वर्णित है। दान पुण्य, ये भी वर्णित है। भातृभाव, ये भी वर्णित है। संघ के प्रति आस्था, ये बिल्कुल नहीं। ये जो धम्म है इसमें संघ के प्रति आस्था की बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक के समय स्थानिक जिला प्रशासक होता था। क्या कौन होता था? जिला प्रशासक। और इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के अवश्य आएंगे एग्जाम में, तो आप लोग इसे वेरीफाइड करके रख ले। तो मौर्य वंश के दौरान स्थानिक कौन कहलाता था? तो जिला प्रशासक। और मेगास्थनीज के नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा गया है। क्या कहा गया? एस्ट्रोनोमोई। जिला का अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, अगर आ गया तो ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक होता था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? जल्दी बोलिए, कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। और बिंदुसार का बेटा कौन था? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अशोक था। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। इस तरह से आप लोग सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, दोबारा आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मिलिंद पानो क्या है? तो मिलिंद पानो जो है वो बौद्ध का पाठ है, बौद्ध का एक नाम है, बौद्ध पाठ है। मिलिंद पानो क्या है? बौद्ध पाठ है, जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में रचित है। इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का रूप में यह वर्णित है मिलिंद पानो। मिलिंद पानो एक बुक का नाम है और मिनेंडर तथा नागसेन के बीच यह संवाद का रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। और चरक को जो है चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए। चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। और चरक ने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक। और चरक किसके शासनकाल किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार कला। कौन सी कला? गांधार कला। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु शैली क्या थी? यूनानी रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो आप लोगों से के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि गांधार कला को क्या कहा जाता है? तो ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट और हिंदू यूनानी, ये तीनों में से कुछ भी दे देगा तो इसका मतलब हुआ गांधार कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गांधार कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, अभी जस्ट आप लोगों को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क जो है वो कुषाण शासक था, जो कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। आप लोगों का भी बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। आप लोग अगर नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए जल्दी से, ताकि आप लोगों को याद आए, या फिर आप जल्दी से दिमाग को रिवाइंड करने की कोशिश करें जल्दी से। अब नेक्स्ट को आगे देखते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष है। ये लाइन
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। ये भी आपसे पूछ सकता है, हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में बट गया? तो कनिष्क के ही शासनकाल में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देख लीजिए। ये कवि राजमार्ग ये साहित्य है और इसकी रचना किसने की है? तो अमोघवर्ष ने की है। किसने की है? अमोघवर्ष ने। आदि पुराण ये भी साहित्य है, इसकी रचना किसने की है? जिनसेन ने। जिनसेन ने। गणित सारांशगृह इसकी रचना किसने की है? महावीराचार्य ने। अमोघवृत्ति इसकी रचना शाक्तायन ने किया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईस्वी। तो 58 ईसा पूर्व या फिर वास्तव में कहीं कहीं दिया जाता है 57 ईसा पूर्व। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा वो आप लोगों को मारना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरीफाई करके रख ले। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व अर्थात 57 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और कलचुरी संवत की शुरुआत 248 ईस्वी में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 320 ईस्वी में अर्थात 319 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? अभी जस्ट आप लोगों को ऊपर बताया तो 57 ईस्वी में। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, 58 रहता तो 58 में मारते आप। और विक्रम संवत भारतीय और नेपाली पंचांग के समय गणना की एक प्रणाली है। भारतीय और नेपाली पंचांग के समय की गणना की एक प्रणाली कौन सी है? ये भी आपसे पूछ सकता है, तो विक्रम संवत है। तो इस तरह से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को निकाल के बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? को कनिष्क के शासनकाल में कला की गांधार शैली पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कलिंग नरेश खारवेल ये कलिंग का एक महान शासक था। और खारवेल के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। खारवेल जो है उस खारवेल की जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोग को मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग नरेश खारवेल की। और यह जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग शासक हुआ था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का शासक कौन था? तो कलिंग नरेश खारवेल। और इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से किससे है? तो कलिंग के चेदी वंश से इसका संबंध है, कलिंग नरेश खारवेल का। मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवां शासक सतकर्णी पर विजय प्राप्त की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे डिब्बा में जितना लिखा हुआ है सारा, ये जो है सातवां शासक सतकर्णी को हराया था, अर्थात इसने विजय प्राप्त की थी। खारवेल ने इसे हराया था। और मगध के शासक बृहस्पति मित्र को भी इसने हराया था। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। मगध से कलिंग ले जाने में यह जैन मूर्ति को ले जाने में सफल रहा। और ये जैन धर्म का जो है ना अनुयायी था। कौन? तो ये कलिंग नरेश खारवेल। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं लेक्चर 5 के सीरीज में। आप लोग का आज लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो है ये ऑब्जेक्टिव का बुक आ गया मार्केट में। बुक में आप लोगों का गलती भी बहुत हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये जो ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है इसमें सारे बिल्कुल सटीक और सही करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद PDF पढ़ें और फिर आप मार्केट से बुक भी जरूर ले लें। अगर 1-2 दिन में आ ही जाएगा, आप लोगों को पता ही है वीडियो बनाने, तो वीडियो आप लोग देखे ही होंगे। और खुद से अगर आप लोग फिर भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और जल्द ही आप लोगों का वीडियो ये बुक आ जाएगा, तो आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं। और आप लोग को अगर कहे तो आप लोगों को जो है वो जो बुक आएगा तो उसका भी आप लोगों को एनालिसिस करके दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों के लिए सही है। और उसमें बहुत सारे गलती भी होंगे, ये तो फिक्स है, तो सही करके भी दिया जाएगा, लेकिन आपकी डिमांड पर। तो चलिए आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। जो बच्चे भी शुरू से ही टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे तो उन लोगों को पता है कि टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट दी जाती है। चाहे फिर वो अभी आप लोगों को पता है 2021 से 24 सेशन वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उस पर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड बाद में किया गया। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दी गई। OMR का भी आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम पर दिया गया कि OMR एग्जाम होगा। OMR का सीट भी प्रोवाइड किया गया सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर, उसके बाद ही वीडियो बनाया गया। तो टेलीग्राम चैनल रहने से आपका ही फायदा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।